नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और विस्तार से खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर आज बुलेटिन में क्या रहेगा खास। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सीएम सुक्खू पहुंचे हिमाचल। ओपीएस की बहाली और संस्थाओं के डिनोटिफाई मामले पर ले सकते हैं फैसला। इस खबर को लेकर देंगे पूरी जानकारी। दफ्तरों को डिनोटिफाई करने पर बीजेपी प्रदेश में कर रही प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है भारतीय जनता पार्टी, इस पर रहेगी नजर। हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया बर्फबारी का आसार। बर्फबारी पर देंगे पूरा अपडेट। और चलिए विस्तार से खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें जो इस बीच सामने आ रही है। कुल्लू से आपको बता दें आनी में हुआ है बाइक हादसा। कुल्लू के आनी से बड़ी खबर। बस को ओवरटेक करते वक्त बाइक हादसे का शिकार हो गई और इस घटना में एक युवक की जान गई है। बाइक पर लिफ्ट लेकर बैठा युवक भी जख्मी हो गया है। आपको बता दें कुल्लू के आनी में यह दुखद घटना सामने आई है जहां पर एक बाइक हादसे का शिकार हुई है। दरअसल बताया जा रहा है कि बस को ओवरटेक करने के दौरान यह पूरी घटना पेश आई। बाइक पर दो लोग सवार थे जिसमें से पीछे बैठा हुआ शख्स लिफ्ट लेकर बैठा था और बताया यह जा रहा है कि वो भी जख्मी है। एक शख्स की मौत हो गई है इस घटना में। हादसे में गई एक युवक की जान। बाइक पर लिफ्ट लेकर बैठा हुआ युवक जख्मी हुआ है। कुल्लू के आनी से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बाइक हादसा हुआ है बस को ओवरटेक करने के दौरान। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। क्वारंटीन के बाद शिमला लौटे सीएम सुक्खू एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने ओपीएस से लेकर दफ्तरों को डिनोटिफाई जैसे कई मुद्दों पर विस्तार से जवाब दिया। बिल्कुल अपनाना चाहिए। हम तो चाहते जल्दी कोर्ट जाए ताकि कोर्ट में हम बता सके ये नोटिफिकेशन है, कौन सा कर्मचारी की नियुक्ति कब हुई, कब सिलेक्शन हुई। एक भी इंटरव्यू तो इनसे होते नहीं है। अगर इन संस्थानों को खोलने के लिए आप तो सब पत्रकार बंधु है। जितने रिजल्ट एसएसबी में फंसे हुए हैं, कोई रिजल्ट इनका पिछले 5 साल में नहीं आया, कोई इन्होंने नियुक्तियां नहीं की। तो संस्थान खोलने के लिए स्टाफ कहाँ था ये मुझे बताना चाहिए उन्हें। और आप करिए, हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट में हम जनता की अदालत, हम तो खुद जनता की अदालत में जाना चाह रहे हैं। 4.5 साल तक ऑफिस खोलना, कहाँ खोलना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलना, कहाँ खोलना, इस बारे में सोचा ही नहीं। और जब चुनावों का वक्त आया तो 590 संस्थान खोल दिए। इतने संस्थान जितने भी प्रदेश के पिछले मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने भी नहीं खोले। और संस्थान कैसे खुले? प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएन के द्वारा चलाए जा रहे थे। किसके द्वारा? पीएन के द्वारा चलाए जा रहे थे। और कईयों की नोटिफिकेशन हुई है, स्टाफ ही नहीं है। कोई भर्तियां हुई इन संस्थानों में? 590 संस्थानों में। सीमेंट प्लांट और ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के बीच में मामला है। आज ही सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज की पिछली कमेटी मिली, मैं उनसे फीडबैक लूंगा। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि हिमाचल में जो भी सीमेंट प्लांट है, हिमाचल के लोगों को, मेरी विभाग से बात हुई है, आने वाले समय में सीमेंट सस्ता मिलेगा। ये मामला उससे जुड़ा हुआ नहीं है। ये मामला ट्रक ऑपरेटर्स और कंपनी के बीच है। वो आपसी सहमति बना रहे हैं। सरकार उस पर लॉ कानून व्यवस्था पर पूरा ध्यान रखे हुए है और आपसी सहमति बनेगी, आपको बता दी जाएगी। जब भी पेपर हो उस समय ये पेपर लीक गिरोह एक्टिव होगा। मैं ये आपको जानकारी देना चाहता हूँ। 25 तारीख को जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर था और वो ट्रैप में आ गए। और जो उनका टाउट था वो कह रहा है कि मैं भी इसी प्रकार नौकरी लगा हूं। मैंने नहीं कहा, उसने कहा। तो बीजेपी की जो जयराम ठाकुर की सरकार पिछले 4 साल 5 साल से थी, उसमें यह धंधा चल रहा था। धंधा पकड़ में तब आया जब पुलिस भर्ती मामला हुआ और सिलेक्शन के बाद उस पे उसका भांडाफोड़ हुआ। इन्होंने तब वो बोला इसको कैंसिल किया। हमने तो पकड़ लिया पेपर होने से पहले।
ये आपकी कारगुजारी है, ये आपकी करतूतें हैं जिनको हम साफ कर रहे हैं। मैं तो खुद 7 दिन से क्वारंटाइन में, सारे विधायक घूम रहे। हिमाचल में कोई ऑपरेशन लोटस ना चलने पाएगा, ना चल सकता है। हिमाचल में सिर्फ काम वाले और सेवा भाव वाला लोटस चलेगा कि हम सब लोग काम और सेवा भाव से काम करें। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 7 दिन के क्वारंटीन के बाद मीडिया के सामने आए। सीएम ने दिल्ली में ओपीएस की बहाली, संस्थाओं को डीनोटिफाई किए जाने जैसे तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम पहली कैबिनेट में लागू होगी, उस बारे में हमने आज भी बैठक बुलाई है। मैं अभी क्वारंटाइन 7 दिन के बाद तो मैं अब जा रहा हूं। हम अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को, जिसने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, ओल्ड पेंशन स्कीम देने जा रहे हैं। 6 महीने में 600 कार्यालय खोल दिए गए, 600 कार्यालय, और उनके लिए बजट नहीं है। 3000 करोड़ रुपए का बोझ डाल दिया गया, ना कर्मचारी है। तो मात्र 6 महीने में आप 600 कर्मचारियों के लिए 600 कार्यालय खोल देंगे, तो दूसरे जो कार्यालय वो भी तो उनको भी तो नुकसान पहुंचेगा। तो हमने कहा कि जहां जरूरत है उसको खोलेंगे। उन्होंने राजनीतिक तरीके से खोले थे कि सोचा था चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने चुनाव जीतने के लिए कार्यालय खोले थे, और चुनाव जीतने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये कार्यालय खोलना उचित नहीं था, लेकिन फिर भी हार गए। तो जनता ने नकार दिया ना कि तो आपके कार्यालय खोलने से भी हम संतुष्ट नहीं है, आप हारे क्यों? इस दृष्टि को देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का घर है हिमाचल प्रदेश, वहां चुनाव हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुन लिया है। इस बीच हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने जयराम ठाकुर से खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। भाजपा की विधायक दल की बैठक हुई है और भाजपा विधायक दल ने नेता जो है विधायक दल का इनको चुना है। सर, बहुत बहुत बधाई पहले आपको। क्या देख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नई जिम्मेवारी आपको मिल रही है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने के पश्चात नई जिम्मेवारी विपक्ष के नेता के रूप में अब पार्टी ने दी है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और उन्होंने हम पर फिर से विश्वास व्यक्त किया, हमें आशीर्वाद दिया अपना, और मैं इस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और अभी मैं इतना ही कह रहा हूं कि अभी आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में अभी सरकार बने 14 दिन हुए। 14 दिन के कार्यकाल में जो कारनामे देखने को मिले हमको सरकार के, उसके बारे में हमने मुखर होकर के कहा है, और आने वाले समय में विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर बहुत जोरदार ढंग से अपनी आवाज को रखेंगे। मंत्रिमंडल अभी तक नहीं बन पाया, विस्तार जो है वो नहीं हो पाया, और दूसरी तरफ मुकेश अग्निहोत्री जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी जो फैसले है ये 2 ही मंत्रिमंडल जो है वो बन चुका है, और ऐसे में 2 लोग जो है मिलकर सब फैसले ले लेंगे। 10 दिन का समय मांगा गया था, अभी तक धरातल पर कुछ नहीं है। देखिए, ये आने वाले समय में मुझे लगता है कि इस तरह का क्योस अभी तक बना रहेगा। कांग्रेस पार्टी में तय नहीं हो पा रहा है कि मंत्रिमंडल बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे करेंगे। सारी चीजों को लेकर उनके लिए संकट पैदा हुआ है। वो डरे हुए हैं, मालूम नहीं किस बात से डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, मंत्रिमंडल का गठन इतना विलंब कभी नहीं होता था जितना अभी हुआ है। बिना मंत्रिमंडल की सरकार चल रही है, और हिमाचल प्रदेश में जिस बदले की भावना के साथ शुरुआत की है कांग्रेस पार्टी ने, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 500 से ज्यादा संस्थान डीनोटिफाई करना आप ही ने जो है वो खोले थे सभी संस्थान, आज इनको बंद किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि CHC, PHC और ये एक संस्थान जो बंद किया है उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, चौक चौराहे पर, और आने वाले समय में अगर कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े तो कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। अपने राज्यपाल को जो है वो ज्ञापन भी सौंपा है, क्या चीजें उसमें आप? तो हमने बड़ा आग्रह किया है इस बात को लेकर के महामहिम राज्यपाल महोदय जी से, आप इन सारी चीजों को एग्जामिन करें। इस तरह की सरकारें आज से पहले कभी नहीं देखी हिमाचल प्रदेश ने, जो एक के बाद दूसरा जो है वो नोटिफिकेशन निकाले जा रहे हैं, रोजाना निकाले जा रहे हैं, और इसमें इंस्टीट्यूशन जो जनहित में खोले गए हैं, जनता की मांग पर खोले गए, उनको रद्द करने की बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो ये थे जयराम ठाकुर, जो कि विधायक दल का नेता जो है वो इनको चुना गया है। कई चीजों को लेकर अपनी बात जो है वो जनता टीवी से इन्होंने साझा किया है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। शिमला में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया।
पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संस्थाओं को डिनोटिफाई करना बिल्कुल गैर कानूनी है। के पूर्व मुख्यमंत्री 2022 के बाद सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस खोले गए हैं उनको रिव्यू करने की बात तो समझ में आती है, सरकार को रिव्यू करने का अधिकार है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल के बाद 1 अप्रैल 2022 के बाद जो खुले संस्थान हैं, खुले इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको डिनोटिफाई करना जो फंक्शनल हो चुके हैं, एक तमाशा बन गया पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में ये देखने को ये हो क्या रहा है। और ये परिस्थिति इस प्रकार की बन गई कि पूरे कांग्रेस के लोग भी जो है वो भी हैरान परेशान है कि ये हो क्या रहा है। इस कालखंड में जो भी सारी चीजों को लेकर के ऐलान करती रही, वह ऐलान एक ही ऐलान, बंद बंद और बंद, डिनोटिफाइड डिनोटिफाइड डिनोटिफाइड। एक दौर शुरू हुआ अधिसूचनाओं का, ये इंस्टीट्यूशन डिनोटिफाई कर दिए गए। सरकार बनी, सीमेंट के उद्योग बंद हो गए। सरकार बनी, पटवार सर्कल बंद, हेल्थ सब सेंटर बंद, पीएससी बंद, सीएससी बंद, सिविल हॉस्पिटल बंद। और चलिए रुख करते हैं अगली खबर का। हमीरपुर में लगातार आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर शहर के वार्ड नंबर 7 में आवारा कुत्तों ने 6 साल की बच्ची को निशाना बनाया है। कुत्तों के हमले से बच्ची बुरी तरह से जख्मी हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि बच्ची को स्कूल जाते वक्त कुत्तों ने काटा और परिवार पर इलाज कराने के पैसे भी नहीं हैं। बच्ची की मां ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि बीते दिनों हमीरपुर में आवारा कुत्तों के झुंड ने 3 साल की बच्ची की जान ले ली थी। वहीं प्रशासन ने मामले पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। मेरा लड़की को ना जाते तो पढ़ने के लिए ना तो कुत्ता काट लिया था इसका। 8:30 बजे निकलते थे इसको जाने के लिए ना। स्कूल जा रही थी और इसके ऊपर कुत्ते झपट पड़े और ये चीखती हुई पुकारती हुई लड़की और तभी इसकी माँ दौड़ कर गई तो उसको कुत्ते से छुड़वाया और कुत्ता फिर भी इसके पीछे भाग रहा था। यहाँ पे एक अपना स्कूल जाती हुई छोटी सी बच्ची को आवारा कुत्ता ने काटा, तो मौके पे देखा जाके तो इसकी माँ भी रो रही थी। फिर बच्ची को फिर हॉस्पिटल ले गए, प्राइवेट में दिखाया। अभी माँ लड़की की माँ बोल रही है कि मैं इसका अपना खर्चा नहीं उठा सकती, मैं कैसे इंजेक्शन लगाऊंगी। तो मेरी मांग रहेगी प्रशासन से कि ये इस गरीब आदमी का भी जो औरत है इसका भी थोड़ा प्रशासन इसकी सहायता करे। स्कूल जा रही उस बच्ची को काटा गया और मैंने भी देखा काटा गया है, लेकिन उस जो कुत्ती है, जो आवारा कुत्ती है, उसके वो मतलब उसके बच्चे पता नहीं किन्हीं बच्चों ने उठा लिए हैं या किसने उठा लिए हैं। इस कारण थोड़ा वो अग्रेसिव है कुत्ती। लेकिन इसके प्रति भी हमने अपने जो कुत्तों की कार्रवाई करनी है उसके प्रति हमने अपने जो कर्मचारी हमारे वो बिलासपुर में ट्रेनिंग के लिए भेजे और अगले हफ्ते तक इन कुत्तों का पकड़ने की कोशिश और इनको टीका लगाने की कोशिश करेंगे, टीकाकरण करेंगे इनका। यहाँ पे एक तो वहीं मनाली में नए साल को लेकर पर्यटकों का हुजूम उमड़ रहा है। शहर के होटलों में पर्यटकों को लेकर विशेष तरह के इंतजाम किए गए हैं। हमारे संवाददाता कमलेश बौद्ध की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पर्यटन नगरी मनाली में क्रिसमस व न्यू ईयर के लिए सैलानियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। हर रोज हजारों की संख्या में सैलानी यहाँ पे आ रहे हैं। इसी विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है होटलर एसोसिएशन मनाली के प्रधान मुकेश ठाकुर। आइए सीधे इन्हीं से बात करते हैं। मुकेश जी, ये बताइए कि लगातार सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो जो होटलर एसोसिएशन है ऐसे में कितना तैयार है? जो क्रिसमस आ रहा है कल और उसके बाद जो है नया साल आ रहा है, तो ऐसे में कितना तैयार है होटलर एसोसिएशन मनाली और किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं सैलानियों के लिए? सबसे पहले तो सैलानी जो यहाँ पर हिमाचल व मनाली आना चाहते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ कि वो आए और इस बार अपना क्रिसमस और न्यू ईयर मनाली में
सेलिब्रेट करें। हमारे पास न्यू डेस्टिनेशंस वगैरह बहुत सारे खुल चुके हैं, जैसे आपने कहा कि क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। इस बार सिसु, रोहतांग टनल और आपका सोलंग एरिया, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो नए खुले हुए हैं जहाँ की बर्फ़ का आप बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और साथ में रही होटलों की तैयारियाँ, होटलों में पूरी तरह से तैयारियाँ हो गई है, पूरी हीटिंग की तैयारियाँ हो गई है, लोगों ने अपने कंबल, रज़ाई वगैरह सब नए तरीके से फिर से लगा दिए हैं। और आपका फूड, गर्म कपड़े, विंटर्स को नज़र में रखते हुए, और डीजे हो गया, आपका सॉन्ग्स हो गए, कई तरह के कॉम्पिटिशन्स हो गए होटलों में, वो सारे अरेंज किए हैं ताकि जो भी सैलानी आपके मनाली आते हैं उनको किसी भी तरह का कोई असुविधा ना हो और वो फुल एंजॉय करके मनाली से। ऑक्यूपेंसी किस तरह की रह रही, किस तरह की जो बुकिंग्स है वो जो है तमाम होटलों में आ रही है? देखिए, मैंने मेजॉरिटी काफ़ी होटलों से बात की और काफ़ी अपने लोगों से भी बात की जो कि होटल बिजनेस रन करते हैं। इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर जो मनाली का है वो लगभग पैक रहने वाला है। छूट फूट कहीं कमरे छूट जाएंगे, अदरवाइज़ मनाली मैं कह सकता हूँ कि 90 से 100% के करीब पैक रहने वाला है इस बार मनाली, क्योंकि इस बार मौसम भी बढ़िया चल रहा है और ऊपर से आपका स्नो वगैरह के चांसेस है, जो वेदर विभाग कह रहा है कि न्यू ईयर के आसपास शायद बर्फबारी भी हो सकती है। मुकेश जी, एक चीज़ ये हमेशा दिक्कत रहती है मनाली में कि जैसे ही टूरिस्ट का फ्लो बढ़ता है तो यहाँ पे जो है जो जिस तरह के जो रोड है तंग होने के कारण जो है जैम की व्यवस्था रहती है। हमने आज भी देखा कि काफ़ी जगह पे जो है जैम की जो हालात बन गए हैं। तो ऐसे में एसोसिएशन द्वारा प्रशासन के साथ मिलके बातचीत हो रही है। देखिए, आमतौर पे अभी तक प्रशासन के साथ न्यू ईयर और क्रिसमस को बनाने से पहले और साथ में मतलब कि कार्निवल के टाइम एक मीटिंग बुलाई जाती थी, जो कि इस बार नदारद थी। कोई ऐसी मीटिंग अभी तक नहीं बुलाई है। इसके लिए मैं थोड़ा प्रशासन से आग्रह करता हूं कि मतलब कि ऐसे करने के लिए आपने मीटिंग क्यों नहीं बुलाई है, और अगर मीटिंग नहीं बुलाई है तो आपने कदम क्या उठाए हैं, तो इसकी जानकारी हम होटलियर्स को टूरिज्म की व्यवस्था के लिए देनी चाहिए। रोड्स की कंडीशंस बहुत अच्छी हो चुकी है मनाली तक, बट कई जगह ऐसे बॉटल नेक्स है जो कि मतलब कि अभी तक ठीक नहीं किए गए हैं। और पार्किंग की व्यवस्था जो है मनाली में हल्की सी ठीक हुई है, बट काफ़ी जगह हमारे को और पार्किंग भी चाहिए, क्योंकि मनाली एक बॉटल नेक बन चुका है। साथ में कुछ एक और समस्याएं हैं जिनको मैं लाइमलाइट में लाना चाहता हूं। जैसे ही न्यू ईयर विंटर सीजन्स आते हैं, वैसे ही हमारी बिजली की वोल्टेज की समस्या और बिजली बार बार कट लगना, इसकी समस्या हो रही है। इसके रिगार्डिंग हम एक्सिन बिजली बोर्ड से हमने बात की है, तो उन्होंने पीछे 2-3 दिन का कट डाला था। अब वो बोलते हैं कि इस बार आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब उनकी बात को मैं अगर विश्वास में लूँ तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, पर आगे ऐसी कोई दिक्कतें आती है तो होटल एसोसिएशन इसमें कड़ा संज्ञान लेगा। और साथ में और भी डिपार्टमेंट, IPH डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी अपनी क्लीनिंग प्रोसेसिंग चला दी है और विंटर सीजन की तैयारियां शुरू की है। अब सब ने हमें आश्वस्त किया है कि आगे को कोई भी ऐसी दिक्कतें नहीं आएगी, पर अगर दिक्कतें कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से आती है तो होटल एसोसिएशन कोई भी सख्त कदम लेने से पीछे नहीं हटेगी। तो ये थे प्रेसिडेंट होटल एसोसिएशन मनाली मुकेश ठाकुर, जिनका कहना है कि जो क्रिसमस ईव है या जो नया साल है उसके लिए मनाली पूरी तैयार हो चुकी है। साथ में इनका ये कहना है कि जिस तरह की जो समस्याएं रहती है उसके लिए ये विभाग के जितने भी जो आला अधिकारी उनके साथ संपर्क में है, और जो आने वाला जो जिस तरह से जो न्यू ईयर भी पास है तो इसमें इनका ये भी कहना है कि स्नो होने की भी जो है यहाँ पे जो है संभावनाएं बढ़ गई हैं। अपने सहयोगी शिवराम राणा के साथ कमलेश्वर। हिमाचल में एक बार फिर से कोरोना की दस्तक के चलते स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कोरोना के प्रति एहतियात बरतने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है। सीएमओ डॉक्टर RK अग्निहोत्री ने बताया कि कोविड के बचाव के लिए कर्मचारियों के साथ बैठक कर आगामी रणनीति तैयार की जा रही है, ताकि अब आने वाली बीमारी से निपटा जा सके। सीएमओ ने यह भी बताया कि RT-PCR टेस्ट के साथ साथ रैपिड टेस्ट की संख्या को भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी हर्ड इम्यूनिटी जो है वो 60 to 70% लोगों को आ गई है। चाइना में इसलिए बुरा हाल है कि वहाँ पे 15 से 20% लोगों में ही इम्यूनिटी आ पाई है। हमारा वैक्सीनेशन जो बहुत इफेक्टिव रहा इंडिया में और हिमाचल में और हमीरपुर में भी, तो लेकिन फिर भी हमारी तैयारियाँ पूरी हैं। हमारी बेड ऑक्यूपेंस के लिए वार्ड तैयार कर दिए गए हैं। ऑक्सीजन जो हमारे वहाँ सिलेंडर वो सफिशिएंट अमाउंट में है, और सभी BMOs को कहा गया कि ऑक्सीजन स्टॉक्स जो हैं, बेड जो हैं उनको रेडीनेस पे रखें। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के बारे में उनको भी रेडीनेस पे रखें, और इस तरह के वो एक ड्रिल कर लें पहले कि इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका ड्रिल भी इसके लिए कर लें।